मैं खुद ज़मीं मेरा ज़र्फ़ आसमान का है। मैं खुद ज़मीं मेरा ज़र्फ़ आसमान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान सा है। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे साथ जो जाने माने साहित्यकार अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उनका संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूँगी। गिरीश कुमार त्यागी जी, जो कि बिजनौर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बैंक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। साथ ही संरक्षक सदस्य भी हैं हिमाक्षरा राष्ट्रीय सपरिषद वर्धा। इसके साथ ही ये गीत, कविता, मुक्तक, गज़ल, समीक्षा, लेख, अनुवाद आदि लिखते हैं। साथ ही इनके जो प्रकाशन हैं वो हो चुके हैं, जिनमें से हम मुख्य की बात करेंगे तो बिहार काव्य सरिता, तिनके तिनके, नीड, झरोखा, गीतकार, नई शती के नाम, अद्यशती और हेमाग्नि, ये प्रमुख हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर इनकी जो गीत और कविताओं का प्रसारण जो है वो होता ही रहता है। साथ में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर भी काव्य पाठ कर चुके हैं और ऐसी ही संस्थाओं से जुड़े भी हुए हैं। इसके साथ ही इन्हें सम्मान की लिस्ट भी बहुत लंबी है। इसमें से हम प्रमुख प्रमुख की बात करेंगे तो सांस्कृतिक साहित्य खनन श्रृंखला, सावनेर, नागपुर, आचार्य श्री चंद्र कविता महाविद्यालय और शोध संस्थान हैदराबाद द्वारा भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही इनकी साहित्य सेवा अभी भी जारी है। ये अभी भी लिख रहे हैं और आगे का सफ़र जो है जारी है। अब हम सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले जो है, मैं हमारे मंच की ओर से गिरीश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज आप हमारे मन से जुड़े और हमारे दर्शकों को अपने साहित्यिक जीवन के बारे में बताने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी। धन्यवाद गरिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच से जोड़ने के लिए। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझको अपने इस पटल पर आमंत्रित किया और मुझे अपनी जो आपकी संस्था है उसमें शामिल करने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे मंच की शोभा जो है वो आप जैसे साहित्यकारों से ही है। आप सबका आशीर्वाद है, तभी हम जो है अपने इस छोटे से प्रयास को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आइए अब सवालों का सिलसिला जो है, प्रश्नों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके बचपन से संबंधित ही है, जी कि ये जो साहित्य में जो रुचि है, लेखन की जो जी शुरुआत है, वो क्या बचपन जी में ही हो गई थी? क्या आपको बचपन से ही साहित्य में रुचि थी? जी, बचपन से ही साहित्य में रुचि है। और उस रुचि का मुख्य कारण ये रहा कि मैं जिस परिवेश में मेरा जन्म हुआ है तो वो परिवेश कला और साहित्य का ही परिवेश था। जी। और उसमें मेरे जो चाचा हैं वो हरिप्रकाश त्यागी उनका नाम था। जी। और वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और साहित्यकार भी थे। जी। तो उनके साथ रह के जो उनके दोस्त थे या उस समय का जो वातावरण था तो उसमें जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार हैं, जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में मेरा मतलब 12 13 14 साल की एज थी उस समय, बाबा नागा अर्जुन हुए हैं और गिरिराज किशोर जी हुए हैं, आपके राजेंद्र यादव जी। दिल्ली में जो मुख्य मतलब केंद्रीय जो साहित्य के लोग थे जी। उन लोगों में उठना बैठना रहता था। जी। तो मैं तो बच्चा था, तो उसी वातावरण से प्रभावित होके या प्रेरित होके मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिखना या कुछ कहना शुरू किया था। जी। और जो आपके हिंदी के गजल के प्रणेता कहे जाते हैं दुष्यंत कुमार जी, जी। वो भी हमारे बिल्कुल क्लोज रिलेशन में हैं। अरे वाह! और जी, मेरे मामा जी की जो मेरी ममेरी बहन है उनकी शादी दुष्यंत जी के छोटे भाई से हुई है, तो वो भी अपना एक परिवार ही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी से प्रभावित या प्रेरित होके बस कहिएगा कि थोड़ा बहुत अपना कर लेते हैं और उसी परंपरा को निभा रहे हैं जो परिवार ने एक विरासत सौंपी है। जी, बिल्कुल,
बहुत अच्छी बात है कि आपको जो परिवार का जो माहौल है वो साहित्यिक आपको मिला, और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पर भी उसकी छाप जो है वो देखने को मिलती है। तो अगला प्रश्न आपकी पहली रचना से संबंधित है कि आपने पहली रचना किस उम्र में लिखी, कब लिखी? पहले शुरू में क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा जो शायरी है उसी से प्रभावित रहा, क्योंकि कुछ लोग जो भी नजदीक रहे वो अपने दुष्यंत जी जो थे अपने, वो भी गजलें ही लिखा करते थे। तो मैं भी छोटे छोटे शेरों से ही मैंने अपनी लेखनी की शुरुआत की थी। जी। और सबसे पहले दरअसल मेरा एक गजल संग्रह दुल्हन फिर शर्माई क्यों 2013 में प्रकाशित हुआ था, तो वो जी। शुद्ध गजलों का ही संग्रह है। जी। बहुत सुंदर बात है। और आगे जैसे आप बैंक में भी कार्यरत रहे और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहीं, तो कभी परिवार को शिकायत नहीं रही कि अपना जो परिवार का जो समय है वो आपने साहित्य को दिया? तो परिवार ने कैसा सहयोग किया आपको? नहीं, शिकायत का कभी मैंने ऐसा मौका नहीं दिया कि बिल्कुल अपनी दायित्वों को निर्वहन किए बिना मैंने साहित्य की सेवा की है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी। सबसे पहले मैंने अपनी जो बैंक सेवा थी उसको प्राथमिकता दी, और उसके बाद जो परिवार की मेरी जिम्मेदारियां थी मैं उसको निर्वहन करता था, पूरा करता था। दो बेटे हैं मेरे, दोनों की पढ़ाई लिखाई, आज वो अपने अपने बिल्कुल जीवन में बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिल हैं। जी। और पत्नी को भी जो भी मेरी मतलब सहयोग की जब भी जरूरत पड़ी वो मैंने उनको पूरा सहयोग किया, किसी भी तरह से मैंने अपने आप को मतलब उनसे अलग नहीं होने दिया, और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने के बाद ही मैंने साहित्य सेवा की है। जी, बहुत सुंदर बात है कि आपने जो है इतना अपने परिवार के प्रति भी समर्पण रखा, और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके प्रति भी समर्पण रखते हुए आपने साहित्य साधना की। तो ये जो आपने बैंक की भी जिम्मेदारियां रही, परिवार की भी जिम्मेदारियां रही, तो इसमें लेखन को आपने मैनेज कैसे किया? कब समय निकाला आपने? लेखन का समय क्या होता है, लेखन जो है हमारा दरअसल काव्य का लेखन था। उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रिपरेशन करके, प्रायर प्रिपरेशन करके या पूर्व में तैयारी करके उसको लिखा जाता है। कविता तो एक स्वतः प्रवाहित होने वाली एक विचार होता है, अभिव्यक्ति होती है। जी। तो मूल रूप से तो जब कोई भी विचार या भावना मन में आती थी उसको लिख लेते थे, जी। और उसको रात में बैठ के जब सब लोग सो जाते थे उसके बाद मैं रात को बैठ के अपना काम करता था। उसमें चाहे मुझे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, चाहे मुझे सुबह के 4 बज जाए, तो वो रात का जो समय था वो मैं अपने साहित्य सृजन में लगाया करता था, और उसको जो है जो पूर्ण रूप है वो अपनी रचनाओं को देता था। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है कि आपने इतनी जो समर्पण भावना से आपने साहित्य में जो अपना समय दिया है, और वो कहीं ना कहीं अब फलित हो रहा है, और आपको उतना ही नाम मिले, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। तो अब इसके साथ ही हम्म। अब हम चाहेंगे कि आपके श्रीमुख से हमारे दर्शकों को आपकी कोई रचना जो है वो सुनने को मिले। जी, सबसे पहले मैं इस पटल का पुनः धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से, आपके पूरे जो साहित्यिक परिवार से मिलने का मुझे अवसर मिल रहा है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और 4 पंक्तियां मैं आपके इस पटल और इस पूरे परिवार के अभिनंदन के लिए ही कहना चाहूंगा जी। कि तुम जब से मिल गए हो जीवन बदल गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जब से मिल गए हो जीवन बदल गया है। बहुत सुंदर। टूटा हुआ ये दर्पण सांचे में ढल गया है। एक आस बंध गई है, उम्मीद जग गई है। एक आस बंध गई है, उम्मीद जग गई है। बहका हुआ ये आलम फिर से संभल गया है। वाह। तुम जब से मिल गए हो
जीवन बदल गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, और बहुत ही सकारात्मकता से के साथ एक खुशनुमा सी आपकी पंक्तियाँ, बहुत सुंदर रचना। बहुत उम्दा आप लिखते हैं, और उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण भी है आपका। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग गा करके अपनी जो पंक्तियों को सुना पाते हैं, वो वाकई में उनमें एक जो टैलेंट का जैसे पैरामीटर होता है ना, तो एक वो मीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं कभी नहीं गा पाती, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं रचना अलग चली जाएगी और मैं कहीं अलग खो जाऊंगी गाने में। तो बहुत सुंदर हाँ, आपने थोड़ा ऐसा नहीं है गरिमा जी। दरअसल काव्य को, जो काव्य की भाव की अभिव्यक्ति है वो छंद बद्ध भी हो सकती है और छंद मुक्त भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भाव मुख्य होता है। जी। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ ये है कि शुरू से, क्योंकि मैंने इसी छंद बद्ध कविताओं का या शायरी से शुरुआत की, गजलें लिखनी शुरू करी, तो उसका जो मुख्य जो प्रवाह होता है वो छंदमय होता है। इसलिए मुझे थोड़ा सा, इसलिए बिल्कुल, इसमें बहुत सुंदर। थोड़ा बहुत गा लेता हूँ इस नहीं, तरह से। बहुत सुंदर आप गा लेते हैं, और बिल्कुल मैं देख सकती हूँ, बहुत सुंदर लिखा है और उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है, आप लेखन के साथ साथ आप और क्या क्या करना पसंद करते हैं? लेखन के साथ मैं मुख्य रूप से जो अपना एक जो व्यवसाय है, जैसे मैंने बैंक की नौकरी की है, तो सुबह से शाम तक तो अपना बैंक का ही काम रहता था। और छुट्टियों में मुझको एक तो घूमना बहुत पसंद है, नई नई जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, और सब इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को नई जगह पे जाके कुछ एक्सप्लोर करना, ढूंढना, कुछ नई चीजें सीखने का मुझे बहुत शौक है। और खेलने का भी शौक है मुझे, स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी मैंने भाग लिया है जब मेरी एज थी। तो मतलब एक तरह से जो फिजिकल एक्टिविटी है और जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, दोनों का ही मुझको थोड़ा कुछ ज्यादा शौक है। और बहुत एक्टिव रहने की मेरी मतलब एक इच्छा रहती है हर समय, कि कुछ बहुत ना कुछ अच्छी चीज मेरे जीवन में चलती रहे। बिल्कुल, बहुत सकारात्मक व्यक्तित्व है आपका, और बहुत ही सार्थक चर्चा ये जा रही है। बढ़ते हैं अब एक अगले प्रश्न की ओर। तो जी आपकी जो रचनाएं हैं, वो आपने गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखे हैं, मुक्तक भी लिखे हैं। तो ये सब जो जी। रचनाएं हैं आपकी, वो किन विषयों पर आधारित रही हैं? रचनाओं का जो विषय रहे हैं मेरे, वो सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, और कुछ व्यक्तिगत भी हैं। जी। जैसे आदमी समाज में रहता है, एक सामाजिक आदमी प्राणी है कहा जाता है, तो जो जो उसके अनुभव होते हैं, जिस क्षेत्र में भी मैंने जो अनुभव किया है, उसको मैंने लेखनीबद्ध करने का प्रयास किया है। जी। तो ज्यादातर रचनाएं जो हैं वो सब मिली जुली हैं और विविध विषय पर रचना है। कोई एक खास विषय मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं रखा है कि भाई उसी पे लिखा है। जी। 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 सभी विषयों को मैंने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया है और थोड़ा थोड़ा उन पे लेखनी चलाने की प्रयास किया है। जी, बहुत सुंदर और सार्थक चर्चा है। और अगले प्रश्न से पहले हम चाहेंगे कि एक और सुंदर सी आपकी कोई रचना आपके श्रीमुख से हमारे दर्शकों को सुनने को मिले। जी बिल्कुल। आज गरिमा जी, वैसे तो बहुत रचनाएं हैं, पर क्योंकि आज मैं आपसे जुड़ा हूं, आपके परिवार से जुड़ा हूं, तो वही भाव मेरे मन में बार बार आ रहे हैं। तो एक मुक्तक में और इसी क्रम में आपको सुनाता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत कि बहुत सुंदर। आप मिले, हम मिले, आप मिले, हम मिले, अपना ये परिवार मिले, और जितना जिसके दिल में है, जितना जिसके दिल में है, उतना उससे प्यार मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे एक लाइन और देखिएगा कि जितना जिसके दिल में है, उतना उससे प्यार मिले, बहुत और खूबसूरत। बरसों से चाहत थी जिनकी,
बरसों से चाहत थी जिसकी, अब उसका दीदार मिले। वाह 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 आप मिले, हम मिले, अपना ये परिवार मिले। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियाँ। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि साहित्य का स्वरूप बदल चुका है। जी जी और अभी देखिए, हम कोई आमने सामने किसी इंटरव्यू में नहीं, किसी मंच पर नहीं, और जी जी आप अपनी घर बैठकर और मैं अपने घर बैठकर हम ये साहित्यिक साक्षात्कार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जी ये जी। भी साहित्य का बदलता स्वरूप भी है। स्वरूप। तो जी ऐसे में साहित्य के बदलते समय में साहित्य के बदलते स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं? जी। जैसे समय बदलता है, उसी तरह से सारी चीजें बदलती हैं। हमारा चारों तरफ जो परिवेश है वो सारा बदलता है। जी अब पिछले कुछ दिनों से जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा तकनीकी क्षेत्र में ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। जी टेक्नोलॉजी का विकास ज्यादा हुआ है। जी तो हमारा जो सोचने का ढंग है या हमारा जो प्रस्तुतिकरण का ढंग है, जो हमारा पूरा संचार और विस्तार का माध्यम है, वो सब इस तकनीक पे, टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गया है। तो उसमें हम काफी चीजों में एकदम नया अनुभव भी हमको हुआ है और काफी चीजों में हम पहले से बहुत बेहतर भी हुए हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, केवल प्रचार प्रसार का माध्यम अखबार, मैगजीन और पुस्तकें हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो उससे हम अपना बहुत ज्यादा संपर्क दूसरों से नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा अपनी रचनाओं या लेखन को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। अब उसके लिए बहुत आसानी हो गई है और ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिले हैं, इनसे हमारे साहित्यकार, हमारा जो प्रचार प्रसार है, उसको बहुत आसानी, सुविधा हुई है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, और साहित्य भी इन हम्म, बदलावों को स्वीकार कर रहा है। तो कर रहा अगला है और करना प्रश्न। भी चाहिए। जी जी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जैसा अब हम देख सकते हैं, साहित्य में साहित्यिक चोरियां भी हो रही हैं। जी जी और कट कॉपी पेस्ट के इस ज़माने में, क्योंकि शॉर्टकट सबको चाहिए, फटाफट से इंस्टेंट जी सफलता चाहिए। वीडियोस भी जी हम जी देख सकते हैं, 1 मिनट का वीडियो होता था पहले, 1-2 घंटे के वीडियोस को भी 1-1 मिनट का कर दिया गया। अब 30 सेकंड, जी 15 सेकंड का वीडियो है, क्योंकि लोगों को इंस्टेंट जानना है कि इसके अंदर क्या है। जी पेशेंस जी नहीं है, वैसा ही सफलता के साथ हो गया है। सबको इंस्टेंट जी सफलता चाहिए। तो ऐसे में बहुत से लोग हम देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं कि कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, किसी की रचनाएं, पूरी की पूरी रचनाएं उठा करके अपने नाम से प्रकाशित करा जी लेते हैं। तो ऐसे में खूब ये जो बढ़िया। साहित्यिक चोरियों का जो ये सिलसिला है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये ये चोरियां या जो साहित्य में ये इस तरह से चीटिंग, धोखेबाजी है, चल जी तो पहले भी रही थी ये, पर पहले उसका बहुत कम प्रभाव था या कम मात्रा में इस तरह का देखने को आता था। पर जब से अब ये जो सोशल मीडिया है ये ज्यादा सक्रिय हुआ है, तो अब ये चीजें देखने में ज्यादा आ रही हैं। दूसरे जो साहित्यकार हैं, उनकी जो सोच है उसमें भी काफी परिवर्तन आया है। जी पहले आदमी अपना जो काम है उससे प्रसिद्ध होना चाहता था, और अब आदमी केवल किसी भी तरह से प्रसिद्ध होना चाहता है। जी उसे ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने काम से प्रसिद्ध हूं। वो अपनी झूठी तारीफ के लिए, झूठी प्रसिद्धि के लिए, जी वो दूसरे तरीके, जो छद्म तरीके हैं, वो भी अपना लेता है और दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं को अपने नाम से छपवाना या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके अपनी रचनाएं बताना, इस तरह की जो शिकायतें हैं वो अब ज्यादा बढ़ने लगी हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हैं हम देखने को मिलते हैं, मंचों पर भी ऐसा हो रहा है, दूसरे कवियों की जी रचनाएं पढ़ करके लोग प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं, लेकिन जी लोग समझदार हैं और थोड़ी बहुत जानकारी सभी रखते हैं, तो ये जो चोरियां हैं वो समझ में आ जाती हैं, पकड़ में आ जाती हैं। तो अगला बिल्कुल। प्रश्न जो है वो हमारी नई पीढ़ी से संबंधित मैं पूछना चाहूँगी कि आज के समय में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारे गैजेट्स हैं जो
समय जो वो अपना बिता सकते हैं, बिता भी सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं वो व्यर्थ भी करने के लिए उनके पास बहुत व्यर्थ भी सारी कर सकते चीज़ें हैं। हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है सभी व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ उसका सकारात्मक उपयोग भी कर रहे हैं, मगर जी एक कहें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो उसके नकारात्मक इम्पैक्ट वो जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जी हमारी ऐसी पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा समय फ़ोन पर बिता रही है, साहित्य किताबों की जगह बच्चे जो है वो जी मोबाइल पर, गूगल पर जो है ज्ञान खोज रहे हैं, तो ऐसी नई जी पीढ़ी जी। के लिए साहित्य जो है वो कितना ज़रूरी है? देखो, साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, और दर्पण ही नहीं होता, वो समाज का मार्गदर्शक भी होता है। तो साहित्य ने हमेशा जो समाज की विकृतियां हैं, और जो भी साहित्य के माध्यम से मतलब उनको उठाया है और उन विकृतियों को संशोधित करने का भी प्रयास किया है, वो ही आज भी मैं मतलब जहां तक मेरा विचार है कि जैसे सोशल मीडिया ये बहुत ज्यादा अब एक हमारा जीवन का एक अनिवार्य पहलू बन गया है, हम इससे जी बच भी नहीं सकते। जी और अपने बच्चों को हम मोबाइल से, लैपटॉप से और इन चीजों से अलग भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक शिक्षा का भी माध्यम बन गया है। पर ये जरूर है कि हम अपने बच्चों को अगर संस्कारित रखेंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे, तो हम बहुत सी चीजों को उनको मतलब समझा सकते हैं, और बहुत सी जो अवगुण है या उनकी खराब एस्पेक्ट्स हैं उनसे हम उनको बचा सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सही और सकारात्मक बात आपने कही है, सार्थक बात कही है। अगर हमारे नए बच्चे जो हैं इन सब बातों को अमल में लाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है पीढ़ी को, जो ये कहें कि गिरावट से जो है बचाया जा सकता है, जैसा कि अब हम देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे जो ऐसे नए उभरते लेखक हैं जो अभी लिखना जो शुरू कर रहे हैं, तो जी जी। ऐसे नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नए लेखक जो हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो बहुत अच्छा लिख रही है आज की डेट में, क्योंकि उनका जो संघर्षों का अनुभव है वो हमसे अलग है। हम जिस जमाने में हम बच्चे थे, हमने पढ़ाई की, अपनी जो भी हमारा परिवेश बीता है, उसमें अलग तरह की दिक्कतें थी, अलग तरह की हमारी परेशानियां थी, और अलग तरह का वो वातावरण था। तो हमने उसको अनुभव किया और उसको अपनी लेखनी का आधार बनाया। और जो आज की जनरेशन है वो हमसे बिल्कुल अलग परिवेश है, 20-30 साल बाद की बात है। तो उनका जो अनुभव है वो हमसे काफी अलग है, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो विषय हैं, उनके जो कथ्य हैं, वो भी काफी अलग हैं। जी और बहुत अच्छा काम वो रचनाकार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, मतलब मुझे लगता है नए बच्चों को जब भी मैं सुनता हूँ या पढ़ता हूँ कहीं, तो काफी मतलब मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही खुशी की और एक सकारात्मक बात है ये। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आज की पीढ़ी का जो संघर्ष है वो बिल्कुल अलग है, तो उनकी लेखनी अलग में है। भी वो अंतर जी जो है हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। तो जी अगले जी। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले जो है मैं चाहूँगी कि आपके श्रीमुख से हमारे दर्शक जो श्रोतागण अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको एक जो रचना है वो सुनने को मिले। जी बिल्कुल, अभी आपने बात बच्चों की शुरू की है, और अपने जो लेखन की बात है, तो उसमें अभी आपने कहा था कि जैसे मान लो उनके पास मोबाइल रहता है, वो ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताते हैं, तो वो कहीं गलत उसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो उस गलत उपयोग के लिए जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि उनको संस्कारित करना चाहिए, उसी संस्कारों पे मैं एक बात आपको एक मुद्दा रखना चाहता हूँ। और स्वागत है। बच्चों को, नई पीढ़ी को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि केवल साहित्य रचना या जो भी जीवन की पद्धति है, उसमें एक ईमानदारी और एक ऐसी मतलब निष्ठा होनी चाहिए कि लोग हमारा उदाहरण दूसरों को दें। तो 4 पंक्तियां देखिए आप, स्वागत कि मूल्यों और मर्यादा का फिर से उत्थान जरूरी है। है जी। मूल्यों और मर्यादा का फिर से उत्थान जरूरी है। जो देश की खातिर मिट बैठे उनका गुणगान जरूरी है। वाह। और देश के अंदर रहकर जो देश को मेरे तोड़ रहे, इतिहास का काला अध्याय एक और यहाँ जो जोड़ रहे, आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए उनका अवसान जरूरी है। मूल्यों और मर्यादा का फिर से उत्थान जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, और हमारी नई पीढ़ी के लिए एक संदेश है कहीं ना कहीं ये। और अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने किन चीज़ों को एक चुनौती के रूप में महसूस किया?
चुनौती तो कदम कदम पे जब आदमी जीवन अपना जीता है और जो भी कोई काम करता है तो उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां उसको आती हैं और वो उनका समाधान भी करता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आदमी शुरू करता है दिक्कतें आती हैं, और जैसी उसकी परिस्थितियां होती हैं उसी अनुसार मैंने उन चुनौतियों को स्वीकार किया और उनके समाधान करने का प्रयास किया। मुझे पूरे जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं लगा या कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि जिसको मैं हल नहीं कर पाया। कितनी विकट परिस्थिति हुई, कितना ही कोई कठिनाई का समय हुआ, वो उस समय मैंने अपने धैर्य से, अपने जो भी मेरे संसाधन थे उनसे और अपनी जो दूरदृष्टिता है उससे मैंने उसको हल करने का प्रयास किया और मैं सफल भी रहा। बहुत सुंदर आपकी सोच है, और इसी सुंदर सोच के साथ आप शायद जीवन में इतना आगे जो है बढ़ पाए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी कुछ ऐसा रहा जो आपने महसूस किया, जिसका आपको अफसोस रहा कि काश मैं ये भी कर पाता? साहित्यिक यात्रा में तो ऐसा कुछ नहीं मेरे को महसूस हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी नहीं की, क्योंकि इतना अच्छा बहुत ज्यादा मैं अपने आप को माना भी नहीं मैंने कि भाई मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ या बहुत बड़ी उपलब्धि कोई मेरे साथ है, इसलिए बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी मुझे नहीं रही और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी मैं नहीं रहा। क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया था प्रश्न के उत्तर में कि मैंने पहले अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के बाद, जो सामाजिक दायित्व है उनको पूरा करने के बाद जो समय मिलता था वो साहित्य सेवा को दिया। इसलिए मुझे ऐसा कभी कोई अफसोस नहीं रहा कि जिस स्तर पे मैं हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहां मैं हूँ वो मैं अपनी ईमानदारी से हूँ और वास्तविकता से हूँ। इससे बहुत ज्यादा मुझको ऐसी कोई मन में भाव नहीं है कि मुझे बहुत ऊंचाई पे होना चाहिए था या मैं वहां तक नहीं पहुंचा, ऐसा मेरे मन में कोई भाव नहीं है। मैं तो मतलब निरंतर साहित्य की सेवा में बस लीन रहना चाहता हूँ। नाम और प्रसिद्धि का मुझे बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है बिल्कुल आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं, और आप जो है अपनी उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और आगे भी नई ऊंचाइयों को छुएं, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और क्योंकि कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि एक और कविता जो है, एक और जो आपकी जो भी गीत गज़ल आप सुनाना चाहें, हमारे दर्शकों को आपके श्रीमुख से सुनने को मिले। जी बिल्कुल। चार पंक्तियां मैं और आपको दे रहा हूं इसी क्रम में कि सपने आंखों में पलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। वाह। सपने आंखों में पलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अपने अपनों से मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। वाह। और दूरी की क्या बात कहें, दूरी की क्या बात कहें, एक दूजे के दिल में रहें। प्रेम कमल जब खिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। वाह। वाह। बहुत सुंदर पंक्तियाँ, और आपके लेखन में एक सकारात्मकता जो है वो साफ झलकती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लेखन केवल मन की अभिव्यक्तियों को लिखने का एक ज़रिया नहीं है, मन को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक ज़रिया नहीं है। लेखन है जो समाज को सकारात्मकता दे, एक सकारात्मक जी संदेश दे। वही लेखन है, जी, वही साहित्य है। तो सही बहुत बात है। सुंदर आपकी रचनाएं हैं, बहुत सुंदर आप लिखते हैं, बेहद उम्दा लिखते हैं, और उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण आपका है। और क्योंकि अब हम्म। ये कार्यक्रम अंत की ओर बढ़ रहा है, तो हम विदा लेने से पहले चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप जो है दो शब्द कहें, जो भी दर्शक श्रोतागण आपको देख सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भी श्रोतागण आज मेरे सुन रहे हैं इस साक्षात्कार को, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना समय अपना लगाया और हमारे साथ साहित्यिक इस परिचर्चा को सुना। और दूसरे मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा और अपने इस पटल के इस कार्यक्रम में आज मुझे शामिल किया। और मैं ये चाहूंगा कि इसी तरह से ये हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहे और हम जुड़े रहें और एक दूसरे को अपनी जो साहित्यिक जो हमारी लेखनी है उससे हम परस्पर एक दूसरे को धन मतलब संवर्धन करते रहें।
बहुत सुंदर विचार हैं और बहुत ही सार्थक चर्चा है। और मुझे लगता है कि इस चर्चा को सुनकर के अगर एक भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकता है, अपने जीवन को थोड़ा भी बदल सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये छोटा सा प्रयास है वो सफल है। तो जी। अब बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम हमारे मंच पर गिरीश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप आपका भी हमारे बहुत बहुत आभार। मंच से जुड़े, अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा जो है वो हमारे साथ साझा की, अपनी बातें हमारे साथ साझा की, और उसके साथ ही हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आपने जो अपनी जो रचनाएं इतनी सुंदर प्रस्तुतिकरण के साथ जो है आपने सुनाई, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश आपका जी। भी बहुत बहुत आभार गरिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। जी, और अब हम विदा लेते हैं। विदा लेने का समय आ गया है, तो आइए अब मिलते हैं अगले रविवार, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।